और आज विशेष रूप से महिला शिक्षा के बारे में कहूँगा मैं कि हमारे देश के समाज में महिलाएं शिक्षा के मामले में बहुत पीछे हैं और इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए हमारे समाज को। शिक्षा के साथ साथ जो है जो मुख्य बात जो बताई गई थी, हमारे संस्कार जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। तो इसमें जो है शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो है सीखना और सिखाना। शिक्षा के द्वारा जो है मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का जो है विकास करना होता है, उनके ज्ञान और कौशल की वृद्धि करना होता है, जिससे उनके व्यवहार में परिवर्तन हो। जो ये बताया गया था कि आप लोग अगर समझकर अपने व्यवहार में परिवर्तन करेंगे तो हमारे समाज में सुधार आएगा। तो इसके बारे में जो शिक्षा संस्कार की बात है, मैंने भी एक कहानी पढ़ी थी, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो बच्चों, घर में माँ बाप हर चीज़ बताते हैं बच्चों को, बच्चे बेटे ऐसा रहो, ये काम करो, ऐसा रहना चाहिए, ये सीखना चाहिए। संस्कार जो है माँ के द्वारा ही सिखाए जाते हैं जो घर में महिलाएं होती हैं। तो इसमें कहानी जो है, एक बच्चे को जो है माँ बाप घर बताते हैं कि देखो बेटे टाइम से उठो, अगर बिजली खुली हुई है बिजली बंद कर दो, कहीं पानी चल रहा है पानी बंद कर दो, कहीं पर कोई चीज़ गिरी हुई है उसे उठाकर सही जगह पर रख दो। बच्चे को बड़ा गुस्सा आता था कि हर समय मुझे समझाते ही रहते हैं जो है कि जो है ऐसा करो ऐसा करो। तो बच्चे के दिमाग में था कि जब मेरी नौकरी लगेगी तो मैं घर छोड़ कर जाऊँगा, क्योंकि मेरे माँ बाप मुझे बहुत परेशान करते हैं, बार बार हर समय समझाते रहते हैं। तो बच्चा जब एक इंटरव्यू में गया तो वहाँ जो है सब इंटरव्यू देने वाले बैठे थे, सब जा रहे थे इंटरव्यू देने के लिए, वापस आ रहे थे। उसके बाद उस बच्चे का नंबर जब आया तो उसे जब सीढ़ी चढ़ के जाने लगा तो सीढ़ी में जो है दिन का टाइम था, लाइट जली हुई थी। तो जाने लगा, फिर उसे याद आया कि मेरे मम्मी पापा बोलते बेटे कोई गलत चीज़ है, अगर दिन का उजाला लाइट मत जलाओ। उसने लाइट जो है बंद कर दी। थोड़ा आगे गया तो एक जगह में एक कोई पैकेट गिरा हुआ था, उसने उठा के उसे सही जगह पर रख दिया। आगे गया, नल खुला हुआ था, उसने नल बंद कर दिया। और जब वो इंटरव्यू देने के लिए अपने अफसर उनके सामने पहुंचा तो उसके हाथ में जो है उन्होंने सीधे अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया कि भाई तुम्हारा नियुक्ति पत्र है। उसने कहा अभी तो कुछ बात हुई नहीं। उसने कहा हम उतने देर से यही देख रहे थे कि जितने भी इंटरव्यू देने वाले आते हैं वो कोई मतलब नहीं कि कहाँ पर क्या गड़बड़ है। ये संस्कार होते हैं बच्चों जो है। तो उसको नौकरी इस बात में मिली कि वो सब काम सही ढंग से कर रहा है, क्योंकि आजकल जो है सब प्राइवेटाइजेशन है, प्राइवेट कंपनियां हैं, सरकारी कंपनी तो है नहीं कि काम करो ना करो। प्राइवेट कंपनियां हैं, वहाँ जो अच्छा काम करेगा उसे नौकरी मिलेगी। तो इसलिए जो मैंने बात की थी, शिक्षा के साथ साथ संस्कार जरूरी है। तो इस बारे में जो है शिक्षा नीति के बारे में 2003 में हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई थी। तो उसका बनाने के लिए पूरी राष्ट्रीय स्तर की टीम तैयार हुई थी। तो एक उनके बारे में उन्होंने भोपाल के गांव में अध्ययन किया। देखो जो गरीब लोग हैं, मध्यम तबका है और उच्च तबका है तो पढ़ाई में रहता ही है, लेकिन गरीब तबके में जाकर उन्होंने शिक्षा के बारे में बात करी कि भाई आखिर इनको शिक्षा की अवस्था क्या है। प्रत्येक जैसे हमारा स्कूल है ये परमेंटर कॉलेज, यहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हैं। मैं भी 3-4 महीने पहले रिटायर हुआ इस स्कूल से एज ए प्रिंसिपल। तो माँ बाप आते थे कि हमने कुछ नहीं सीखा था, लेकिन हमारी एक दिल की इच्छा है कि मेरा बच्चा जो है कुछ पढ़े। हमने जो कष्ट झेले हैं वो इन बच्चों को न झेलने पड़े। वो अपना मतलब खर्चों में कटौती है, अपना खाना नहीं खाना है, कुछ नहीं खाना, लेकिन बच्चों के लिए हर चीज़ की सुविधा लाना चाहते हैं। तो ये जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनने लगी तो एक अध्ययन किया गया मजदूरों पे, वहाँ के 18 गाँवों पे। तो मैंने जब उसे पढ़ा तो ये बताने वाली चीज़ थी कि जब प्रत्येक व्यक्ति से पूछा गया कि भाई तुम्हें क्या ज़रूरी है, तो कुछ व्यक्तियों के बारे में जब बताऊँगा आपको मैं, उन्होंने कहा जैसे बैंक में अकाउंट खोलने जाते हैं तो हमें साइन करने नहीं आते कि भाई क्या करना है साइन। एक मजदूर ने कहा। दूसरे ने कहा कि हमारे पास अगर कोई लिखा हुआ कागज़ होता है हम सोचते रहते काश हम पढ़ना जानते। हमें बड़ा दुख होता है उस समय कि हम पढ़ नहीं सकते ऐसे। और कहीं से हम उधार लेते हैं
हमें ये पता नहीं हमने कितना उधार लिया, उनसे अंगूठा लगवा देता है। तो हमारी दिल की इच्छा है कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा ना हो। एक महिला ने कहा मैं सिलाई का काम करती हूँ, लेकिन मैं नाप लिख नहीं सकती अपने उसमें, सिलाई अच्छा जानती हूँ मैं, तो इसलिए हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। तो जो है एक वहाँ जड़ी बूटी बेचता था, लेकिन वो लोगों को समझा नहीं पाता था कि मैं जड़ी बूटी कैसे बेचूँ। तो ये टोटल मजदूर वर्ग में जब ये बात हुई तो उन लोगों ने जो है उनकी दिली इच्छा ये थी कि हमारे बच्चे किस तरह भी जो है पढ़ें। तो जैसे बस में जाते हैं तो आता कि भाई 40 नंबर बस जो है इस जगह जाएगी, लेकिन हमें तो पढ़ने नहीं आता कि बस का नंबर क्या है। तो हम लोगों से पूछते रहते हैं कि भाई किस नंबर की बस हो सकती है। तो आजकल के जो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं वो सलाह देते हैं अपने बुजुर्गों को भी कि भाई जो अनपढ़ है हमारे बुजुर्ग कि दादाजी या ताऊ जी ऐसा काम कीजिए। तो ये शिक्षा के बारे में जो कुछ बातें थी जो मैंने आप लोगों को बताई, और उसके साथ जो मैंने कहा संस्कार बहुत ज़रूरी है। खाली पढ़ाई का उद्देश्य नहीं कि मुझे अच्छी नौकरी करनी है, पढ़ाई के साथ साथ अगर मेरी अच्छी नौकरी लगती है तो मुझे समाज का भी ध्यान रखना है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनी। और मैं बच्चों से चाहूँगा कि जितने भी हमारे यहाँ विद्वान लोग आए हैं वो अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, तो उनकी बातों को ध्यान से सुनना, मनन करना, तभी जो है आप लोगों को फ़ायदा हो पाएगा। धन्यवाद। एक्चुअली मैं रोकना नहीं चाह रही थी, बहुत अच्छा बोल रहे थे, लेकिन क्या करें वक्त थोड़ा सा कम है। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं पहले कुछ हमारे बीच में मौजूद हैं श्री मुकेश अग्रवाल जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, और गीता बेदी मैम जो RPM स्कूल की वाइस प्रिंसिपल हैं, हेमा भंडारी जी का जो हरिद्वार से हैं, उनका तालियों से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं एक बात स्टूडेंट को और बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे लंच का कुछ प्रोग्राम है, पैकेट, ज़्यादा प्रोग्राम नहीं है, हार्डली 30 मिनट्स का और रहेगा, उसके बाद हम लोग प्रोग्राम ओवर कर देंगे। बट ये है कि प्लीज़ जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं वो शांति बनाए रखें, और जो भी आपके लंच पैकेट हैं वो लेके ही जाएं। हमारे बीच में महेश गुप्ता जी भी हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। अब मैं हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करती हूँ, और नारी हेल्पलाइन ट्रस्ट का बहुत बहुत बधाई कहती हूँ कि बहुत ही अच्छा ये आयोजन हुआ है। सभी को, मुकेश चौधरी जी को, श्रीमान खुराना जी को, विशिष्ट अतिथिगण, स्पेशल अतिथिगण, सबको मैं स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। और मैं बहुत संक्षिप्त में ये बोलना चाहूँगी, 2-3 चीज़ें मैं आप लोगों के सामने उठाना चाहूँगी। एक तो PCPNDT एक्ट है, भ्रूण व लिंग परीक्षण में ये जो है, इसमें जेंडर का जो डिस्क्रिमिनेशन है हमारी सोसाइटी में, ये ख़त्म होना चाहिए। इसमें सबसे पहले हमें महिलाओं को ही आगे आना चाहिए। मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मैं अपना सबसे पहले आपको ये दे सकती हूँ कि हम लोग 4 सिस्टर्स हैं, 4 बहनें हैं, मेरा तीसरा नंबर है। मैं आपके सामने खड़ी हूँ। ये अगर किसी भी लेडी के पास अगर ये बिल्कुल भी आत्मग्लानि या ना करे कि अगर उसकी लड़की हो रही है या उसके पास लड़कियां ज़्यादा हैं, तो इस चीज़ को बिल्कुल भी वो ना करे कि ये मैं घर में, परिवार में सभी लोगों को बोलना चाहूँगी, सास ससुर है, पति है, इसमें फीमेल को जरूर सपोर्ट करना चाहिए, और फीमेल इटसेल्फ को अपने ऊपर आत्मविश्वास रखना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो। मेन चीज़ है कि उसकी पढ़ाई पे बिल्कुल आप ध्यान दें, उसके संस्कारों पे ध्यान दें, उसको ऐसा इतना लायक बनाएं कि वो आगे चल के आपका नाम रोशन करे। सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें यह है। दूसरी चीज़, मैं दहेज प्रथा है और इन सब चीज़ों के भी बिल्कुल अगेंस्ट है, और जो मेडिकल से टर्म से रिलेटेड है, मैं 2-3 चीज़ें इसमें लड़कियों को बताना चाहूँगी। एक तो जो हमारे जो ग्रोइंग पीरियड है उसमें हम अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान दें। जो एक PCOD की समस्या है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, जो लड़कियों में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है,
मतलब जब से हमने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी है और अब तक मैं देख रही हूँ लड़कियों में, बिल्कुल मेरी बात को ध्यान दें इस चीज़ पे कि पीसीओडी की जो समस्या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होती है, जिसमें कि ओवरीज में सिस्ट बन जाती है और जिससे कि आगे चल के मेंसेस में प्रॉब्लम या जब शादी होती है तो माँ नहीं बन पाती है। तो ये सब जो समस्याएं, ये हमारा जो नींव है वो ख़राब हो रही है। हम स्पोर्ट्स पे ध्यान नहीं देते, खाने पीने पे ध्यान नहीं देते, इस वजह से ये सारी समस्याएं हो रही है। तीसरी चीज़ ये है कि मैं जो लेडीज़ को ये बताना चाहूँगी कि बिल्कुल भी अपने जो स्वास्थ्य के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान दें। एबॉर्शंस हैं ये बिल्कुल भी ना करवाएं, और ये नहीं है कि एक डॉक्टर के पास पहली बार आप गए फिर ये लगा कि दूसरे के पास चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। उससे क्या है कि आप अपने स्वास्थ्य को, अपनी जो हेल्थ है उस पर आप बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। बाकी मैं ये कहना चाहूँगी कि नारी हेल्पलाइन बहुत बढ़िया वर्क कर रही है और मैं आप लोग के सामने हमेशा हूँ। आप कभी भी मेरे से आके सलाह ले सकते हैं, चाहे तो हेल्पलाइन के थ्रू या डायरेक्टली, कुछ भी मैं आप लोग के काम अगर आ सकूँ तो ये मेरा जीवन सार्थक होगा। थैंक यू। थैंक यू मैम। और रियली जो आजकल फीमेल हेल्थ के इश्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और उनकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू रितु मैम वंस अगेन। और अब मैं नेहा मैम आपको कुछ बोलना चाह रही हैं, तो प्लीज़ मैम। हेलो एवरीवन वंस अगेन। एक बात बताइए, आप लोग कल को डॉक्टर बनते हैं और जिस हॉस्पिटल में जाते हैं तो जब आप अपना सर्जरी करेंगे या कुछ भी करेंगे, ऐसा मतलब डॉक्टर्स काम करते हैं ना, देखा है ना, दे वर्क रियली हार्ड, हाँ है ना। और उस पर उन पर जब वो, क्योंकि या तो वो ऑपरेशन थिएटर में मिलेंगे या किसी मरीज को देख रहे होंगे। मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ कि बीइंग अ सिटीजन हमारी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। तो अगर आप डॉक्टर हैं और आप अभी जस्ट ऑपरेशन करके निकले हैं तो क्या 24 आवर कोई मशीन वर्क कर सकती है? 24 घंटे चल सकते हो? 24 घंटे पढ़ाई हो सकती है? और अगर ऑपरेशन करके आप निकले हो तो 5 मिनट का हॉल्ट लोगे, क्योंकि नेक्स्ट ऑपरेशन की भी तो तैयारी करनी है। इस बीच में पब्लिक आप पे टूटे तो बताओ, हाउ वुड यू फील? हाउ वुड यू फील? मैं, अगर आप कल एसएसपी बनते हो, पुलिस के हेड बनते हो या पुलिस में जाते हो, इकट्ठे 100 लोग अपनी प्रॉब्लम लेके आ जाए तो हाउ वुड यू फील? बताइए, कर लेंगे सॉल्व एक बार में? हाँ, कोर्ट में जज साहब बैठे हैं, इकट्ठे सारी अपनी फाइल की आवाज़ें लगवाने लगे कि हमारा केस सुनो, हमारा केस सुनो। हाउ वुड यू फील? आप जज हो, बताओ। तो क्या हमारे एज अ नागरिक समझने की जिम्मेवारी नहीं है कि सब लोग आप ही के लिए कितना काम कर रहे हैं? बताइए मुझे, जिम्मेवारी है या नहीं है? आज हम सब यहाँ बैठे हैं, मीन्स किसी और को भी पीछे हमारी ज़रूरत है हमारे ऑफिस में, लेकिन हम आप लोग के बीच में आए हैं ना, तो आप लोग की जिम्मेवारी नहीं है कि हम लोगों को इस सिस्टम को समझें और एक अच्छा नागरिक होने के नाते ये चीज़ समझें कि हर जो भी संस्था है आप ही लोगों के लिए बेस्ट काम कर रही है। मेरे पास 100 लोग आएंगे, जिनको पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर दी उनके लिए मैं बहुत अच्छी जज हो जाऊंगी, जिनको मैंने बोल दिया भैया कल आना क्योंकि मैं थक गई हूँ, तो उनके लिए मैं बहुत बुरी, अरे काम वाम नहीं करती है, बैठी रहती है, चैम्बर में नहीं रहती। अब बताओ, जस्ट जब मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मेरे चैम्बर में कौन मिलेगा? भूत? बताओ मुझे। तो क्या हम लोग की जिम्मेवारी नहीं है? आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि ये अपील है मेरी कि बीइंग अ सिटीज़न हम इस चीज़ को समझें कि हमें पढ़ लिख कर ये सर्विसेज ज्वाइन करनी है ताकि हमारा देश आगे बढ़े, क्योंकि आप लोग हमारा फ्यूचर है। तो हम लोग, आप लोग मेहनत करेंगे ना? हाँ,
और एक रिक्वेस्ट और है कि हम लोग अपने घर पे मम्मी को, पापा लोगों को, दादा दादी सबको हाईटेक बनाएंगे। हमें व्हाट्सएप आता है, हम मम्मी को भी सिखाएंगे, क्योंकि आप लोग आगे बढ़ गए, मम्मी अभी भी पीछे है। तो जब आप लोग व्हाट्सएप पे लगे होते हो तो मम्मियाँ सोचती हैं कि यार ये क्या लगा है, जब देखो फ़ोन पे लगे रहते हैं। फिर आप लोग इरिटेट हो जाते हो। जब आप इरिटेट होते हो तो क्या करते हो? उनसे लड़ते हो। होता है ना? होता है नहीं होता? है मम्मी आपको कुछ नहीं पता, तो मम्मी को बताने की जिम्मेवारी किसकी है? बताइए मुझे। इट इज़ योर ड्यूटी। आप लोग अपनी मम्मी को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपडेट करेंगे, क्योंकि जब वो अपडेट होंगी तो वो आपकी सिचुएशन समझेंगी और आपकी दोस्त बनेंगी। आपके पापा आपके दोस्त बनेंगे। समझ आया? आप अपने दादा दादी को, मम्मी पापा को टिकट बुक करना सिखाएंगे। आज से कसम खा लो कि घर पे मम्मी पापा का वेट नहीं करेंगी दूध का पैकेट लाने के लिए, या भैया का वेट नहीं करेंगी। मम्मी को इतना एक्टिव बनाओ कि वो खुद उठ के जाएं, उन्हें दूध चाय पीने का मन है तो दूध का पैकेट खरीद के ले आएँ। वो खुद अपने बैंक के काम संभाले, बिल्स जमा करें। क्या हम ये कर नहीं सकते? अगर हमारी मम्मियाँ एक्टिव होंगी तो क्या होगा? पापा इरिटेट नहीं होंगे, आप लोग को भी गुस्सा नहीं आएगा। हाँ या ना? तो हम लोग अपने घर में जितने फैमिली मेम्बर्स हैं उनका ख्याल रखेंगे, उनको हमेशा अपडेट करेंगे। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर विनीता पुरी अपने यहाँ पे सम्मानित सारे जो बैठे हुए लोग हैं उनका स्वागत करती हूँ और अपनी बहन मुकेश चौधरी जी का धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आप लोगों के बीच में आ सकूँ। वैसे तो मैं बच्चों के बीच में ही रहती हूँ, लेकिन आज आप लोगों से बात करने का, रूबरू होने का मुझे ये अवसर दिया गया है। बच्चों, मेरा विषय है कि जंक फूड और मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल कितना खतरनाक है हमारे लिए। तो पहले आप लोग बताइए, जंक का मतलब क्या है? जंक का मतलब क्या है? कूड़ा, कबाड़, गार्बेज, ठीक है? पता है ना जंक का मूड क्या है? तो बेटा, जंक फूड जो है ये हमको बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो इसमें कई तरीके के नुकसान हैं। एक तो मेडिकली और आपको मेंटली भी ये खराब करता है। तो जंक फूड में हमारी क्या क्या चीज़ें आती हैं? जो भी चीज़ पैकेट में बंद है वो जंक फूड है। जिसको भी आपने देर तक के लिए रखा है, प्रिजर्वेटिव डाले हैं, वो जंक फूड है। कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, कुरकुरे, कैन जूसेस, ये सब जंक है। पहले हमारे घर में कोई आता था तो हम अपने अतिथि का स्वागत नींबू पानी से करते थे, पानी पिलाते थे। अब अगर हम कोल्ड ड्रिंक ना पूछे तो कहते लो भाई, इनके घर गए, एक कोल्ड ड्रिंक तक नहीं पूछा हमें। तो ये हमने अपनी गलत जो है राह ले ली है, जिसको हमने छोड़ना है। इससे क्या परेशानी हो सकती है? एक तो बच्चों में मोटापा बढ़ जाता है, जिससे वो इनएक्टिव हो जाते हैं। हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती है उन्हें, अर्ली डायबिटीज़ हो जाती है, मधुमेह की बीमारी, और जब ज़्यादा मोटे होंगे तो जॉइंट्स की प्रॉब्लम भी हो जाती है। ब्रेन में डैमेज शुरू हो जाता है, आपका अटेंशन स्पैन खत्म हो जाता है, आप चीज़ों के प्रति तेज़ी से एक्ट नहीं कर पाते हैं, आपकी स्पीच खत्म हो जाती है, आपका जो ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर है उसको ये कम करते हैं, हाई शुगर एंड नमक। तो उससे आपकी रिस्पॉन्स करने की जो तीव्रता है वो कम होती है, डिमेंशिया हो जाता है, आपकी अपनी एबिलिटी टू कंट्रोल योर एपेटाइट कम हो जाती है, डिप्रेशन करता है ये आपके अंदर। डिप्रेशन से क्या होता है कि आप जो है स्ट्रेस वाली सिचुएशंस को डील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इन सारे जंक फूड्स में आपकी कैलोरीज तो होती हैं, लेकिन एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो आपके लिए प्रोटीन्स, विटामिन्स, वो नहीं होते हैं। तो आप स्ट्रेस को डील नहीं कर पाते, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आपका बिहेवियर इम्पेशेंट हो जाता है, आपके अंदर क्रेविंग होती है कि यार एक चॉकलेट तो खा ले, यार एक पैकेट खाने में क्या जाता है, अरे कुछ नहीं थोड़ा सा ही तो खा रहा हूँ, फ्रेंच फ्राइज से क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये सब आपको बहुत आगे चल के नुकसान पहुँचाते हैं बच्चों। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि आप कभी कभी तो खा सकते हैं, लेकिन इसको
अपने खाने से रिप्लेस ना करें। फ्रेश फ्रूट्स खाइए, नट्स खाइए, घर का अच्छा साफ सुथरा बना हुआ खाना खाइए। ये जो बाहर जंक फूड है, चाउमीन है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, बेटा ये जो है आपके लिए बहुत नुकसानदायक है, आपकी सेहत के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, दोनों के लिए ही बहुत नुकसानदायक है। तो मेरी आप लोगों से अपील है कि आप इन सब चीज़ों को छोड़ने का प्रयत्न करें और धीरे धीरे करके त्यागें। एकदम से कोई नहीं कह रहा कि एकदम से बंद कर दें। आप बड़े समझदार जिम्मेदार लोग हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, तो ये नहीं है चल ले 5 रुपये ले जाके कुरकुरे का पैकेट ले आ, ये सब चीज़ों को आपने रोकना है। ठीक है, अब दूसरा मेरा टॉपिक है एक्सेस यूज ऑफ मोबाइल फोन। देखो ये हमारी 20वीं सेंचुरी का सबसे बड़ा आविष्कार है, लेकिन ये साथ साथ जैसा मैडम ने बताया कि गुण तो है ही, लेकिन ये अभिशाप भी बन सकता है। मेडिकल साइड इफेक्ट्स इसके क्या है? अगर आप 1 घंटे से ऊपर आप स्क्रीन पे काम करते रहेंगे तो आपकी आईज में स्ट्रेन होगा, ड्राई आईज होगी, इरिटेशन होगा आईज के अंदर, ब्रेन में क्या होगा, आपकी कंसंट्रेशन की पावर खत्म होगी, थकान महसूस करेंगे, नींद आपकी उड़ जाएगी, कान पे लगा के सुनते रहेंगे तो हियरिंग प्रॉब्लम्स हो जाएगी, ज़्यादा देर तक लगाएंगे तो डर्मेटाइटिस हो जाएगी। आपने देखा होगा कि जब आप बहुत देर तक फ़ोन पे बात करते हैं तो आपका टेम्परेचर अराउंड द ईयर इंक्रीज हो जाता है, तो वो आपके ब्रेन तक में सारी रेडिएशंस जाती हैं, तो वो आपको नुकसान पहुँचाते हैं। अब सोशल प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं कि आपके घर में कोई आता है, आप अपने मोबाइल पे लगे रहते हैं, नमस्ते, पैर छूना, ये सब हम भूल गए, ग्रीट करना भूल गए। हम बड़े खुश होते हैं, ये मेरा 2 साल का बच्चा है, ये मोबाइल चला लेता है, ये सारे पासवर्ड खोल लेता है, लेकिन ये हमारे लिए गर्व की नहीं शर्म की बात है कि हम अपने 2 साल के बच्चे को इतनी खराब चीज़ के लिए एक्सपोज कर रहे हैं। आप उसके साथ बैठिए, आप खेलिए, कलर्स दीजिए, ड्राइंग कराइए, आप उसको वैसा टाइम दीजिए। आपने कहा ले बेटा तू मोबाइल पे गेम खेल, मैं मोबाइल पे व्हाट्सएप चेक करता हूँ, तो वो गलत है आपका। आपने कहा बच्चा तो यूट्यूब देखे बगैर खाना नहीं खाता हमारा, दिस इज़ नॉट द थिंग टू बी प्राउड ऑफ। ये आपके लिए बहुत बहुत शर्म की बात है कि आप अपने बच्चों को इतनी खतरनाक चीज़ों के लिए एक्सपोज कर रहे हैं। इससे बहुत तगड़ा एडिक्शन होता है। अब तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस मोबाइल को भी एडिक्शन में डाल दिया है। अब मोबाइल डी एडिक्शन सेंटर्स खुल रहे हैं, जहाँ पे आपको ये दिया जाता है 3 घंटे आप मोबाइल टच नहीं करेंगे, 6 घंटे आप बगैर नेट चेक करे हुए रहेंगे, 24 घंटे आपने मोबाइल ऑफ करा। इस तरीके से मोबाइल की लत को छुड़ाया जा रहा है। हर चीज़ को उतना उपयोग कीजिए जितना ज़रूरी है। अगर आपने कम्युनिकेट करना है, आप कहीं बाहर हैं, आपने इन्फॉर्म करना है, तो आप वो इस्तेमाल कीजिए, एक्सेस नहीं कीजिए। और मैंने जब इस चीज़ के बारे में पढ़ा तो मेरे को बहुत सारी नई नई टर्म्स भी पता चली, जैसे टेक्स्ट क्लॉक, जो आप ऐसे 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 करके स्क्रॉल करते रहते हैं तो आपकी फिंगर ही इस तरीके की हो जाती है, दिस इज टेक्स्ट क्लॉक। सेल फोन एल्बो हो जाती है, ऐसे पकड़े रहेंगे तो ये हाथ इसी पोजीशन में रहेगा, उसके अलावा पेन करने लग जाएगा। नेक टेढ़ी हो जाती है, टेक्स्ट नेक। और एक नई टर्म आई है नोमोफोबिया, नो मोबाइल फोबिया, कि हमें डर लगता है अगर हमारा मोबाइल खो जाएगा तो हम उसके बगैर क्या करेंगे, हमारी तो सारी लाइफ जानकारी ही उसी के अंदर है। तो इस चीज़ से बचना चाहिए बेटा। और एक आया है फैंटम वाइब्रेशन, हमें बार बार आदत होती चेक करने की, अरे कोई मैसेज आया क्या, वाइब्रेट हुआ क्या। कई बार जब मोबाइल वाइब्रेट भी नहीं करता तो भी हम बार बार चेक करते रहते हैं, अरे वाइब्रेशन हुआ था, दिस इज़ नोन एज फैंटम वाइब्रेशन। तो बेटा इन सब चीज़ों से आपने बचना है, उतना इस्तेमाल कीजिए जितना ज़रूरी है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, और अपने फ्यूचर को संवारिए। धन्यवाद। थैंक यू मैम। अब मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी का, जो हेड ऑफ एनाटॉमी इन ऋषिकेश एम्स से हैं। ये आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी से प्रदान करेंगे। डॉक्टर विजेंद्र। प्यारे बच्चों, मैं आपसे कुल इंग्लिश की 4 बातें, 4 शब्द आपसे कहूँगा छोटे से। सब लोगों ने पढ़ाई जब शुरू करते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा कि ABCD हम लोग लाइफ में बोलते हैं, या किसी भी चीज़ का बोलते हैं कि भाई किसी चीज़ में तरक्की करनी है तो ABC पे ध्यान दें। तो मेरा सब खास तौर पे छात्रों से, छोटे बच्चों से और सभी लोगों से अनुरोध है कि जीवन में 3 शब्दों पे ध्यान दें। A माने एम, आपका एम, आपका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट हो। A माने अटेंडेंस, क्लास में आपकी अटेंडेंस पूरी हो।
ए माने अटेंटिवनेस एंड अलर्टनेस, अपने प्रति, समाज के प्रति और घर के प्रति। बी इज़ फॉर योर बेसिक्स इन योर स्कूल्स, जहाँ हमारी मजबूती हो। बी मीन्स बिहेवियर, जो हमारा बहुत सौम्य हो, क्योंकि जब हम कहीं भी जाते हैं तो हमसे दो ही बातें कही जाती हैं हमारे व्यवहार के आधार पे, कैसे घर से आए हो और कैसे स्कूल से आए हो। तो स्कूल के शिक्षाविद और माता पिता ध्यान दें कि बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान हो। सी पे आता है कंपटीशन, और कंपटीशन जीवन में हमें ज़्यादा बढ़ाना है। तो जब यदि अटेंडेंस होगी क्लास में, हमारा एम होगा हमें कुछ अच्छा बनना है, बिहेवियर ठीक होगा, तभी हमारी कंपटीशन में हम आगे तरक्की करेंगे। इसके बाद आता है डी। डी का माने है डेलीजेंसी। हम लोग एक गलत फहमी में रहते हैं कि वो बहुत होशियार है। होशियार कुछ नहीं होता है, जो मेहनत करेगा वो निश्चित रूप से सफल होगा। डी इज़ फॉर डेलीजेंसी। डी के बाद आता है ई, दैट इज़ एक्सीलेंसी। और डी से डिस्ट्रिक्ट पर्सनालिटी बनती है समाज में। ई से हम एक्सीलेंट होते हैं अपने किसी फील्ड में। और अनफॉर्चुनेटली यदि हम ए बी सी पे ध्यान नहीं देते, डी और ई का नंबर नहीं आता, तो एफ शब्द आता है, जिसको मैं कहना नहीं चाहूँगा। एफ माने फेल्योर। आप सब लोग जिस जगह पे हैं, मात्र अपनी प्रतिदिन 1% एफिशिएंसी को बढ़ाने का प्रयास करें। तो देखिए 100 दिन यानी 3 महीने के अंदर आपकी 100% एफिशिएंसी में सुधार हो जाएगा। इन शब्दों के साथ मैं आप सबका अभिवादन करता हूं और एम्स आपकी सेवा के लिए उपस्थित है। धन्यवाद। मैं स्वागत करती हूँ आचार्य जी का, पंकज आचार्य जी का हार्दिक स्वागत है। आमंत्रित करती हूँ। आचार्य पंकज जी ने बहुत सारे नक्सली मंचस्थ महाभाव समक्ष विशिष्ट जन और मेरे दिल के टुकड़े छात्र और छात्राओं, अतीत को सम्मान, वर्तमान को समाधान और भविष्य को दिशा, ये शिक्षा की प्रस्थान त्रयी है। अगर ये है तो आप विकसित बनाई गई है, किस आधार पर बनाई गई? समयाभाव वर्तते तस्मात् कारणं प्रवक्ष्यामि अल्पम विधीयते। समय का अभाव है, इसके लिए व्यापक जरूरत है। जैसे जज साहब को पूरा दिन देना चाहिए और तभी से उनको सुनिए। सामूहिकता का बोध और बोध में अगर स्थित नहीं है तो व्यक्तित्व विखंडित होता है। आप यहाँ नारी और नारी सम्मान के लिए इस देश में लंका कांड होता है, महाभारत होता है, और जत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का उद्घोष होता है। ये तो परंपरा है यार। और अगर संस्कार आपको दिया गया, संस्कार मात्र जन्म ज्ञान बोधा, आंतरिक शिक्षा और ज्ञान में अंतर है। बाह्य जो सूचना मिल रही है, जैसे जैसे आप दे रहे हैं, वह शिक्षा है। आंतरिक अवबोध से उत्पन्न आम बोध की शरण की जो सलाह का स्थिति है वह ज्ञान है, और शिक्षा का बड़ा प्रभाव है और ज्ञान का अभाव। इसलिए स्पष्ट किया उस पॉइंट, जब संस्कार समुच्चय में मिल जाएगा तो किसी कानून व्यवस्था और विधि शास्त्र की भारत में जरूरत नहीं रह जाएगी। प्रयास ये होना चाहिए, ज्ञान के पक्ष में जाना चाहिए, जिसका अभाव। और ये अंग्रेजों का प्रभाव है, यह मुसलमानों के शासन का प्रभाव है। आज उर्दू और अंग्रेजी का साम्राज्य, जिस भाषा में ये तय है कि क कहाँ से बोलना चाहिए, च कहाँ से बोलना चाहिए, त कहाँ से बोलना चाहिए, इतना बड़ा भाषा विज्ञान है। परतंत्रता में हमारी जो स्वतंत्रता है, जो आधारित थी, उसका पूर्णतया तिरोधान हो गया है। अंग्रेजी का इतना अधिक प्रभाव बढ़ गया है। अभियांत्रिकी और मेडिकल, मैं भी अपनी हूँ मेडिकल का विद्यार्थी, डॉक्टर साहब से मेरी बात, मतलब शरीर रचना, शरीर क्रिया, पंच महाभौतिक सारी चीज चाइना ने पूरा चाइना में कर दिया, अभियांत्रिकी और मेडिकल। और यहाँ एक प्रकार बना हुआ है। अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, जर्मन, फ्रेंच सब पढ़िए, लेकिन अभिव्यक्ति आपकी राष्ट्रीय भाषा में हो, जिससे संवेदना बढ़े। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, मात्र ये
नारी स्वाभिमान है, ये नारी स्वाभिमान इस देश की नाभि में है। मैं मुकेश चौधरी जी, सीमा को और सारे उनके सहयोगियों को और इस पूरे स्वाभिमान हेल्पलाइन बधाई देता हूँ। और आपने इतना बड़ा दूसरा आयोजन किया और मुझे जैसे अकिंचित को आपने कुछ कहने का अवसर दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। जय मानवता।